तो विद्यार्थियों पढ़ते हैं जी सुंदर रेड्डी का जो निबंध है भाषा और आधुनिकता, इसके आज के अवतरण को, जहां पर हमें पढ़ना है भाषा की साधारण इकाई शब्द है ना। तो देखिएगा, भाषा की साधारण इकाई शब्द है, अर्थात भाषा की जो मूल जड़ है वो क्या है, शब्द है। और अगर और गहराई में जाएं, व्याकरण की बात करें तो अक्षर है। ध्यान दीजिए, शब्द कहा है, अक्षर नहीं कहा है। अक्षर कहते तो क्या होता, क्योंकि अक्षर की जो खासियत है, बनते हर शब्द तो अक्षर से ही है, लेकिन अक्षर को अच्छा और खराब कहने में या बढ़िया बताने में लिखावट की बात हो सकती है कि लिखावट अच्छी है कि बुरी है, लेकिन भाषा को अच्छा बनाने के लिए शब्द की जरूरत है। क्यों भाई? क्योंकि अक्षर से अर्थ नहीं लिया जा सकता, अर्थ तो हमें शब्द से ही मिलते हैं। इसीलिए क्या कहा है, इकाई मूलतः भाषा की इकाई अक्षर होता है, लेकिन लेखक क्या कह रहा है, शब्द है। क्यों? क्योंकि जब हम अर्थ नहीं पाएंगे तब तक हम भाषा का विकास नहीं कर सकते, इसलिए अर्थ तो हमें शब्द से ही मिलेगा। तो इकाई क्या मान लिया, शब्द मान लिया। बात समझिएगा, बड़ी बड़ी परीक्षाओं के इंटरव्यू में ऐसे प्रश्न किए जाते हैं, जैसे आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, प्रवक्ता बनने जा रहे हैं, तो पूछ लेंगे कि हिंदी के बनने जा रहे हैं, पूछ लेंगे भाषा की साधारण इकाई शब्द है, ऐसा रेड्डी जी ने लिखा है, अक्षर क्यों नहीं लिखा। अब सिर खुजलाएंगे, भैया का तो कहीं पढ़े नहीं, कहां से आएगा। बात समझिएगा, तो उस बात को हमने यहां रखा है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दुरूह है। दुरूह माने कठिन, असंभव। अगर शब्द नहीं है तो भाषा बन ही नहीं सकती, भाषा अस्तित्व में ही नहीं आ सकती। भाई अक्षर होंगे, शब्द होंगे, और ढेर सारे शब्दों से जो दुनिया बसेगी उसे हम भाषा कहेंगे। और जब शब्द ही नहीं रहेगा तो भाषा का अस्तित्व अर्थात संसार में उसकी सत्ता आ ही नहीं सकती, कायम ही नहीं हो सकती। बात समझ रहे हैं? तो ये भी समझ लेना चाहिए कि भाई जिस भाषा में ढेर सारे शब्द होंगे और सब उपयोगी होंगे, वो भाषा अधिक विकास करेगी। उपयोगी शब्द हमने जोड़ा है, अनेक शब्दों को ही लिख देने से अगर भाषा का विकास किया जाए, तो अगर उपयोगी नहीं तो उसका इस्तेमाल कौन करेगा। और प्रयोग के अभाव में भाषा मर जाती है, ऐसा पिछले अंश में पढ़ के आए। बात समझ रहे हैं ना। तो जिस भाषा में ढेर सारे शब्द होंगे, सार्थक होंगे और उपयोगी होंगे, उस भाषा का विकास तेजी से होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि भाषा में विकसनशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही शुरू होती है। विकसनशीलता माने विकास की शुरुआत। किसी भी भाषा में विकास की शुरुआत उसके शब्द के विकास से होती है। अब यहाँ एक बात और निकल के आती है, जो आप पिछले अंश में वो भी पढ़ चुके हैं, कि जिस देश में ज्यादा आविष्कार होंगे, वैज्ञानिक प्रगति ज्यादा होगी, उस देश में भाषा का विकास भी तेज होगा। यहाँ पर विज्ञान ने साहित्य को मदद की। विज्ञान क्या कर रहा है, साहित्य की वृद्धि में सहायता कर रहा है, क्योंकि एक शब्द बनाने पर विवश कर देता है। नई चीज का आविष्कार होगा तो नया शब्द लाना ही पड़ेगा, अन्यथा ऐसे लिए रहो हाथ में कि पूछो, कोई पूछ ले क्या है तो ई तो करते रहो, ई तो नाम नहीं रखा आपने, तो नाम रखने के लिए शब्द की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। दैनंदिन अर्थात रोज रोज के, दैनंदिन का मतलब है दिनों दिन। अगर इसमें समाज की बात करें तो मेरी दृष्टि में अव्ययीभाव समास जो मुझे लगता है। तो विद्यार्थियों, खूबसूरत आवाज जो आप सुन रहे हैं डीजे की और वाहनों की, तो जिस क्षेत्र में बड़ा ही प्यारा क्षेत्र है, और कुल मिलाकर के इनका भोलापन प्रणाम करने योग्य है, क्योंकि इन्हें जरा सा चिंता नहीं कि भविष्य क्या कहाँ जाएगा, क्या होगा। मस्त जिंदगी है। ये भी एक दुर्लभ चीज है, सबके पास नहीं होती। लोग तो चिंतित रहते हैं हमारा क्या होगा,
इधर के लोग कुछ नहीं, मस्त एकदम आगे बढ़ते हैं। इसीलिए लोग 25 साल 28 साल से ज्यादा जीना ही नहीं चाहते, सोचते मस्त रहे, आगे बढ़ते हैं। तो शायद ये मूर्खता ही है। चलिए, तो दैनिक सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कई नए ऐसे शब्द से हम परिचित होते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए। उधार लेना क्या समृद्ध होने का लक्षण है? चाय पत्ती दूसरे के मांग लाओ, नमक दूसरे के मांग लाओ, चीनी दूसरे के मांग लाओ, फिर बात का हम बहुत धनवान है। तो भाई उधार हम लिए दूसरी भाषा से, तो नफरत तो ना करें दूसरी भाषा से, लेकिन हम कोशिश करके उसके लिए अपनी भाषा के शब्द बना सकते हैं जिससे कि हम समृद्ध कहलावें। अच्छा, एक बात बहुत खास मुझे याद आ रही है, समय आपका लग रहा है, खास क्या नजर आती है? जब कभी अंग्रेजी भाषा पढ़नी होती है या कोई ऐसी भाषा पढ़नी होती है जिसे हम नहीं जानते, अनुवाद करना होता है, तो हमारे सामने पहाड़ के रूप में आता है कि कैंची को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। यह जान जाए तो अनुवाद हो ही जाता। तो बात समझिएगा, शब्द की आवश्यकता है। बात समझो मैं क्या क्या कह रहा हूं। शब्दों की कमी हर व्यक्ति को महसूस होती है, और जिसके पास जितने ज्यादा शब्द हैं, चाहे भाषा हो चाहे व्यक्ति हो, उतने ही ज्यादा वो समृद्धशाली है। आप भी ढेर सारे शब्दों का अर्थ जानेंगे, आप अच्छे कवि हो जाएंगे। एक कवि ने एक दिन कविता की परिभाषा किया था, कविता शब्दकोश का खुला प्रवाह है। जो ढेर सारे शब्दों का अर्थ जानता है ना, वो इसे चलते हुए कविताएं बना के गाएगा, और बाकी जो लोग नहीं जानते हैं 10 बार डिक्शनरी खोलते हैं, शब्दकोश खोलते हैं। समय ज्यादा लग रहा है मेरे इस पढ़ाने में, इसलिए कम समय नहीं ठीक रहेगा। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। भाषा विज्ञान कहता है 2 प्रकार के शब्द निर्माण हो सकते हैं, बताया था। एक तो यत्न साध्य होता है और एक सहज सिद्ध होता है। तो भाई यहाँ क्या कह रहा है कि हम यत्न करके कोशिश करें, और सहज सिद्ध भी अपने आप बन जाएगा तो बन जाएगा, लेकिन उस पर हाँ एक चीज यहाँ मैं कहूँ कि सब कुछ फ्री में मिल जाएगा बिना कुछ किए। ये बात दिमाग से निकाल देना चाहिए, कुछ करके कुछ लेने की बात सोचनी चाहिए, क्योंकि फ्री के चक्कर में अच्छे अच्छे करोड़पति जमीन पर आ जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि फ्री के लालच में वो फंस जाते हैं कि अभी 50,000 का चेक हमारे पास आ रहा है, चलो OTP बता देते हैं और मिट जाते हैं आजकल के साइबर युग में। तो इसलिए फ्री में कुछ भी मिल रहा है तो भैया फ्री से बचो। अगर आपको विकास करना है तो फ्री से बचो। आज हमारे भारत में सब कुछ फ्री मिल रहा है और दिया भी जा रहा है, लोग चाहते भी हैं। अनाज फ्री मिल जाएगा, सरकार फ्री में सबको पेंशन दे देगी, बेरोजगारी पेंशन और तमाम पेंशन। तो भैया सब कुछ फ्री में हो जाएगा, तुम जिंदगी में फ्री मांगते रह जाओगे। इसलिए कुछ करके प्राप्त करना चाहो। आगे बढ़ते, समय ज्यादा लग रहा है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत, बिना बदले, विकृत का मतलब है जिसको बदल दिया जाए, अपने अनुसार बना लिया जाए, और अविकृत का मतलब है उसी रूप में जैसे वो किसी भाषा में पहले बोला जाता था उसी रूप में। अविकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, भले उनको हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग किया हो, साहित्य के दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है, अर्थात साहित्य के दायरे में उन्हें स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। रुक जाओ, हमारा लेखक नहीं कह रहा कि नहीं स्वीकार किया जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं। तो लेखक तो यही कहेगा कि शब्दों को ग्रहण करने में बुराई नहीं होनी चाहिए। जब आप हिंदी पढ़ते हो तो भाषा शैली इत्यादि जब लिखते हो तो कई भाषाओं का चित्रण आता नहीं आता है। खड़ी बोली है, अरबी भाषा, अरबी है और ब्रज मिश्रित है, तमाम छांटते नहीं छांटते हैं। आगे बढ़िएगा। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है, और यदि स्वीकार करना पड़े तो अपने साहित्यिक स्वरूप में उसको ढालना पड़ता है कि हमारे हिंदी या अंग्रेजी या अरबी उर्दू किसी भी भाषा में वो उसी के अनुसार वो बनावटी ना लगे, ये सोच के उसको बनाया जाता है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ जब हम दूसरे को ग्रहण करने चल रहे हैं
दूसरे शब्द को अपनाने चल रहे हैं और उसको ऐसा बनाना चाहते हैं कि हमारी साहित्यिक भाषा के अनुरूप रहे, हमारी भाषा के खिलाफ नजर ना आवे। खिलाफ नजर आएगा तो बेमजा हो जाएगा। जैसे 1000 कौवा के बीच में एक ठी बगुला बैठ के पगला नजर आता है और 1000 बगुलों के बीच में एक ठी कौवा अलग नजर आता है। तो वैसे शब्द ना रखा जाए कि दुश्मन नजर आवे, उसको अपनी भाषा के अनुसार बना लेना चाहिए। बात समझ रहे होंगे। यहाँ क्या करना पड़ेगा, यत्न की आवश्यकता है। यत्न साध्य का उदाहरण मिला आपको। इस अवतरण में यत्न साध्य पर चर्चा हुई है, ठीक है ना। तो अब इसकी बात करें तो इसका साहित्यिक सौंदर्य समझते हैं। तो भाषा शुद्ध खड़ी बोली, शैली विवेचनात्मक चल रही थी अभी जो हमने पढ़ा है। और गुण की बात करें तो सब जगह माधुर्य ही रहेगा। फिलहाल यहाँ पर काव्य जगत, गद्य जगत में बहुत ज्यादा गुण की परख नहीं करनी है। हाँ, शब्द शक्ति अभिधा में बात हो रही है, लक्षणा नहीं है। सीधे जो कह रहे हैं डायरेक्ट, मानो बैठ के बतिया रहे हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। और एक प्रश्न यह है कि भाई यत्न साध्य की बात ऊपर की गई, आपने देखा। अगले अवतरण में क्या कह रहे हैं कि भाई चलो शब्दों को अपने अनुसार बनाना है, साहित्य के अनुसार बनाना है, तो उसमें क्या क्या समस्याएं आएंगी, किसकी क्या जिम्मेदारी है, इसकी पड़ताल हम अगले अवतरण में करते हैं, ठीक है ना। और एक प्रश्न यह है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा अपने ऊपर ले सकते हैं। भाई बात तो हो गई कि चलो शब्दों को अपने साहित्य के अनुसार बनाया जाएगा, शुद्ध किया जाएगा, लेकिन इसे करेगा कौन, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इसके लिए तो भाई जो उसका जानकार होगा वही जिम्मेदारी लेगा ना। तो आगे बढ़ के बताते हैं ये। हिंदी भाषा के नवीनीकरण यानी शुद्धिकरण के लिए भारत सरकार ने अब तक काफी प्रयत्न किया है, काफी प्रयास किए गए। लेकिन ध्यान दीजिए, मैं अपनी बात रखने चल रहा हूं। प्रयास केवल इसलिए किया गया है, समिति बना दी गई, अध्यक्ष बना दिए गए, ठीक है ना। लेकिन जो उसमें बनाए गए ऐसे लोग बनाए गए जो लोग खाली वेतन ले करके अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए सक्रिय रहे, उन्होंने भाषा के बारे में कुछ करना नहीं चाहा। अब कारण क्या हो सकता है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे किसी भी समिति या संगठन में चयन जो होता है वो लोग वरिष्ठता देख के करते हैं। आप खुद सोचो, जो रिटायर्ड हो गया कर्मचारी, उसको यह मान करके सेवानिवृत्त किया जाता है कि वह व्यक्ति अब कार्य करने में समर्थ नहीं है, और फिर उसे ऐसी जिम्मेदारी सौंप रहे हो जो अच्छी जिम्मेदारी है, जो कहीं ज्यादा तेज दिमाग की आवश्यकता रखती है। तो करेंगे क्या, वो साइन बना दे वही बहुत है, उनके बस चले तो रजिस्टर गरीब मंगा ले। हमारा मानना है कि वहां युवाओं की जरूरत है, नए साहित्यकारों की आवश्यकता है। बहुत कुछ कर जाते, लेकिन बस ऐसे लोगों को रखा गया जिनको दूसरा लोग उंगली पकड़ करके तब सीढ़ी चढ़ाते थे, उनकी छड़ी पकड़ के। अब ऐसे लोगों को लोग कहते हैं कि यही देश। भाई हमारे यहाँ भी एक आए थे, सांसदीय चुनाव लड़ रहे थे, उनका 2 लोग पकड़ के तब मंच पर चढ़ाए, कांप रहे थे। बस देश को हमने संभाल रखा है। हमें हंसी आ रही थी कि 10 किलो चावल की गठरी अगर लदा दो तो भी इनका राम नाम सत्य हो जाए। आइए हमारे देश को संभाल रहे हैं। इसीलिए भाषा का जो आयोग बना बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाया। आज वहां भी एक शक्तिशाली युवाओं की आवश्यकता है। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। विद्यार्थियों, इसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ही रोक देते हैं, ठीक है।